अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और आपकी मेहनत और कुछ मेरी मेहनत से हमने इससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। एक एक कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले लेक्चर्स अच्छे और पसंद आ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन में आपको ना पहले तो हमने ज़ाहिर सी बात है, हमारा सिलेबस पढ़ने का मकसद क्या है कि हमने बोर्ड के पेपर देने हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपका मकसद ये भी होना चाहिए कि मैंने कुछ नया सीखना है इस चैप्टर में से, ठीक हो गया, जो आपकी ज़िंदगी में काम आए, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक एक MCQ आना है आपको, ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब जो आता है उसके 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट B पार्ट, तो B पार्ट आना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, तो ये चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब हमने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लेकिन मैं आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे आपको बेहतर चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी, ठीक हो गया, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। स्टोरी की सूरत में हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगी, आसान करके पढ़ाऊँगी कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल मुश्किल ना लगे, ठीक हो गया। लेकिन स्टूडेंट ज़्यादातर इस चैप्टर से डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत मज़े का चैप्टर है, ठीक हो गया। चले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल दूँगी। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या करना है, कोऑर्डिनेशन। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होगा, आपको क्रिकेट मैच तो बहुत पसंद होगा, लड़कों को, कुछ लड़कियों को भी पसंद होता है, जिस तरह मुझे भी पसंद है, ठीक हो गया। एक वक्त में मैं बहुत क्रिकेट मैच देखती थी। ये क्रिकेट मैच की हम स्टोरी ले लेते हैं। अच्छा, क्रिकेट मैच में आपको पता है क्या करता है, एक पूरी टीम वर्क होता है, एक पूरी टीम मिलके काम कर रही होती है। ऐसे होता है ना, बॉलर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, टुवार्ड्स बैट्समैन बॉल फेंक रहा होता है। इसी तरीके से जो विकेट कीपर होता है वो विकेट के पीछे खड़ा होता है, ऐसे ही होता है। और इसके अलावा फील्डर्स होते हैं, फील्डर्स ने क्या करना होता है, बाउंड्रीज जो होती है उसको स्टॉप करना होता है, कोई बाउंड्री हिट ना हो जाए। इसी तरीके से एक कैप्टन होता है, टीम का कैप्टन ने स्ट्रेटजी बनानी होती है, कैप्टन ने पूरी टीम को गाइड करना होता है। तो इस तरीके से पूरी टीम मिलकर काम करती है, ठीक हो गया। अगर ये पूरी टीम मिलके काम ना करे, मतलब जब बॉलर बॉल दे रहा है तब वो जो हमारे पास बैट्समैन है वो हिट ना करे, या विकेट कीपर पीछे सही तरीके से विकेट का ख्याल ना रखे, या ये बाउंड्री स्टॉप ना करे, तो क्या सही तरीके से टीम परफॉर्म कर पाएगी? नहीं, ये टीम तो अपना काम ही सही तरीके से, टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वो जो पूरी टीम है इसको मिल के काम करना होता है, ठीक हो गया। फिर ही वो अपना वो जो मैच होता है वो खेल पाती है, सही हो गया। इसी तरीके से देखिए, आपको नज़र आ रहा है, आपको टीम वर्क नज़र आ रहा है कि सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक हो गया, यही कोऑर्डिनेशन है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 देती हूँ। एग्जांपल नंबर 2 में आपने सपोज करना है एक ना अंधेरी रात है, उसमें आप सड़क पे चहलकदमी कर रहे थे, ठीक है, अब आराम से चहलकदमी कर रहे थे मज़े से, ठीक है। एकदम पीछे से एक कोई भी डॉग था, उसके भौंकने की आपको आवाज़ आई, ठीक हो गया। जैसे आपने उस डॉग के भौंकने की बार्किंग की आवाज़ सुनी, आप डर गए और ये डॉग आपके पीछे लग गया और आप भागना शुरू हो गए। अब खुद ही सोचें, जब आप भागेंगे तो उस लम्हे आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, ठीक हो गया। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलके काम करेंगे ताकि आपकी मदद की जाए। किस चीज़ में मदद की जाए? इस डॉग से भागने में। क्या क्या काम होगा? सबसे पहले जैसे ही आपने डॉग को देखा, ठीक हो गया, जैसे ही आपने डॉग को देखा तो आपके जो आइज़ है ना, इन्होंने पैगाम भेजा। किसके ज़रिए से पैगाम भेजा, यही तो अभी हमने डिटेल में पढ़ना है। ये बड़े खूबसूरत से सेल होते हैं जिनको नर्व सेल और न्यूरॉन कहते हैं, ठीक हो गया। ये न्यूरॉन है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, सेल स्पेशलाइजेशन वाले टॉपिक में, 9th क्लास बायोलॉजी में, अगर आपको याद हो। ये सेल आपको देखा महसूस हो रहा होगा, जैसे मैंने कहीं देखा है, ठीक हो गया। ये जो नर्व सेल होते हैं, ये जो न्यूरॉन होते हैं, इनके ज़रिए से आइज़ ने पैगाम भेजना है आपके ब्रेन को, ठीक हो गया। ये आपकी आइज़ हैं, इन आइज़ ने पैगाम भेजना है आपका, चलो ये ब्रेन है, ठीक है, आपके ब्रेन को पैगाम भेजा। जैसे ब्रेन को पैगाम भेजा ना, ब्रेन ने कहा डेंजर, ये तो ख़तरा है भाई, इसके भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। तो इस ब्रेन ने क्या करना है, फ़ौरन आपको भागने में मदद देनी है। इस ब्रेन ने क्या करना है, फ़ौरन आपके जो लेग के जो मसल्स हैं, टांगों के जो मसल्स हैं, उनको पैगाम भेज रहे हैं कि जल्दी करो, इसको भागने में मदद करो। क्यों? क्योंकि टांगों के ऊपर जो मसल्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप भागेंगे, आपको भागने में मदद मिलेगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो ब्रेन है, इसने पैगाम भेजना है आपके हार्ट को। हार्ट को क्यों पैगाम भेजना है, ये देखिए,
ये आपका हार्ट है यहाँ पे, ठीक हो गया। इस ब्रेन ने क्या करना है, पैगाम भेजना है। किसको पैगाम भेजना है, आपके हार्ट को पैगाम भेजना है। क्यों, क्योंकि खुद ही सोचें, अगर आप भाग रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, तो भागने में आपके लेग के जो मसल्स हैं, मसल सेल है ना, मसल सेल्स काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। जब मसल सेल्स काम कर रहे हैं तो आपको पता है सेल्स ने जब भी काम करना है उनको काम करने के लिए एटीपी चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि एटीपी ही तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। सेल ने एटीपी को इस्तेमाल करके ही तो सारे काम करने हैं। अब आपके ये जो टांगों के ऊपर मसल सेल्स हैं जिन्होंने आपको भागने में मदद देनी है, जिनको उर्दू में पट्ठे कहते हैं, मसल्स, ठीक है, वो जो भागने में आपको मदद देंगे, मसल सेल्स, उनके पास एटीपी होगी तो वो आपको भागने में मदद देंगे ना। और एटीपी कैसे बनेगी, मुझे खुद ही बताएंगे, ये बात हम 100 बार कर चुके हैं। एटीपी कैसे बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक हो गया। इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और इसके टूटने से एटीपी बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक हो गया। तो अब क्या करेगा ब्रेन ने, फ़ौरन हार्ट को पैगाम भेजना है, हार्ट जल्दी ब्लड पंप करो, क्योंकि हार्ट नहीं तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करना है। चैप्टर नंबर 3 सर्कुलेशन में डिटेल में हमने ये चीज़ पढ़ी है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके, ठीक हो गया। अब ये हार्ट को जब हार्ट तेज़ी से पंप करेगा ब्लड को, पहले ये सपोज कर लो 1 मिनट में 70 बार धड़क रहा था, हार्ट बीट कर रहा था। अब इसको कहा जाएगा तुम 100 बार या इससे ज़्यादा बार धड़को, ठीक है। जब ये ज़्यादा बीट करेगा हार्ट, ज़्यादा ब्लड पंप करेगा बॉडी के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा। आपके जो फॉर एग्जांपल ये आपकी लेग हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो मसल्स लगे हुए हैं, इन मसल सेल्स को ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज जाएगी तो वो ज़्यादा एटीपी तो बना पाएंगे। ऐसे ही होगा ना, ज़्यादा एटीपी आपको मिलेगी तो आप ज़्यादा भाग पाओगे, सही हो गया। इसी तरीके से फिर क्या, आपके लंग्स को इसने मैसेज भेजना है ब्रेन ने। क्यों, यहीं पे लंग्स पड़े हुए हैं ना, हार्ट के करीब ही हमारे 2 खूबसूरत लंग्स पड़े हुए हैं। यही तो हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ के आए हैं, लंग्स की सारी बात हमने इस तरह करके की है, ठीक हो गया। आपके ब्रेन ने क्या करना है, आपके लंग्स को पैगाम भेजना है, लंग्स ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ कर दो। पहले अगर ये बंदा 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद करता है, याद है आपको, 16 to 20 टाइम, तो अब इसको कहा जाएगा 30 to 40 टाइम ब्रीद करो, ज़्यादा तेज़ी से सांस लो। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, ठीक हो गया। ऑक्सीजन ब्लड में होगी तो ग्लूकोज टूटेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, सांस लेने से आएगी। तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, तेज़ी से सांस लो, जल्दी से। क्यों, क्योंकि वो तेज़ी से सांस लेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, तो ग्लूकोज टूटेगा तो एटीपी बनेगी तो ये तेज़ी से भागेगा। इसके जो टांगों के मसल सेल्स हैं उनको एटीपी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो तेज़ी से भागेंगे और इस तरीके से इसकी जान बच जाएगी। तो देखें ये आपकी ब्रेन ने कैसे, ये जो ब्रेन है कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कितने खूबसूरत तरीके से उसने कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का मिल के काम करना, इस तरीके से मिलके काम करना कि वो जो भी काम करना चाह रहे थे वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में हो सके, ठीक है। काम क्या था, इस बंदे की जान बचाना। इसके पीछे डॉग लग गया है, अब डॉग से इसकी जान बचानी है, ठीक हो गया। तो उसकी जान बचाने के लिए अब ये सारे बॉडी पार्ट्स मिलके काम कर रहे हैं, आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपके मसल सेल्स, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ब्लड वेसल्स, आपका थोड़ा बीपी भी बढ़ा दिया जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अच्छे तरीके से ब्लड बॉडी के सेल्स को मिल पाएगा, ठीक हो गया। तो इस सारी चीज़ें, सारे बॉडी पार्ट्स मिल के काम कर रहे हैं। इस मिल के काम करने के प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उम्मीद है कि ये जो एग्जांपल है आपको कोऑर्डिनेशन की अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए ओवरव्यू दिया कि आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए। अब हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अगरचे बुक में इसने नहीं लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन मैम आसान अल्फाज में आपको डेफिनेशन लिख के दी है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मुख्तलिफ हिस्से वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक मुनज़्ज़म अंदाज में। ये देखो, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम कर रहे हैं, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, आपके लेग्स के मसल सेल्स सारे मिल के काम कर रहे हैं। क्यों, एक एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। क्यों, ताकि टू परफॉर्म अ फंक्शन प्रॉपर्ली, ताकि उन्होंने जो भी काम करना है वो एक अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दिया जा सके। इस केस में क्या काम था, इस बंदे की जान बचाना इस डॉग से। तो अब ये बंदा भागता रहेगा। खुद ही सोचें, अगर ये ब्रेन सही तरीके से कोऑर्डिनेशन ना करता, या आपका खूबसूरत सा ब्रेन मैंने बनाने की कोशिश की थी, सही बना नहीं, ठीक है। ये ब्रेन अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं करता तो खुद ही सोचें क्या होता। ये डॉग जो था उसने रेस जीत जानी थी, और खुद ही सोच लें आपका फिर क्या हाल कर देता ये डॉग, ठीक है। तो इसलिए बर वक्त ब्रेन ने कितने खूबसूरत तरीके से काम किया, ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक। और ये ख़ास तौर पर 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है, ये आगे आपने डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, मैं अपने से एक बात नहीं बता रही, ठीक है। जो बुक की बातें हैं वही मैं आपको बताऊँगी।
ठीक हो गया। कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होती है एंडोक्राइन। ठीक हो गया। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, ये मैंने आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन की दी है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें ब्रेन, ये पूरा ब्रेन है आपका, खूबसूरत सा ब्रेन है। अभी हमने ब्रेन को सारा डिटेल में पढ़ना है। ठीक हो गया। और दूसरी एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन होती है, ये भी हम इसी चैप्टर में मौजूद है। इसी चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, एक एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है। हम पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। ये दोनों ही बहुत मज़े के मैकेनिज़म्स हैं। ठीक हो गया। ये मैंने आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल दी है क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व हो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये इस तरह कोऑर्डिनेशन थी। तो बुक से एक बार कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले इससे पहले हम ये वाला सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में वो कहता है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन, अब ये जो कोऑर्डिनेशन हुई है हैज़ 5 कंपोनेंट्स। ये जो एक पूरा एक्शन परफॉर्म हुआ है कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, इसमें सारे बॉडी पार्ट्स मिलके काम कर रहे थे। अब इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस। सबसे पहले आपको एक स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस क्या होता है डिटेल में पढ़ लेते हैं जी स्टूडेंट। सबसे पहले हम स्टिमुलस को पढ़ेंगे। वो कहता है कि जो भी एक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब ये जो आपने अभी कोऑर्डिनेशन देखी, इसमें 5 चीज़ें आप देखेंगे, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर, रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है, इसका हल्का सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, कोई भी तब्दीली। ठीक है, कोई भी तब्दीली, कोई एनी चेंज, कोई भी जो चेंज है ना उसको स्टिमुलस कहते हैं। वो चेंज आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो सकता है, वो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट में हो सकता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, बाहर वाला, एक्सटर्नल बाहर वाला, आपकी बॉडी से बाहर वाला इन्वायरमेंट। ठीक है, आपकी बॉडी से इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट में तब्दीली आ जाए वो एक स्टिमुलस है। क्या तब्दीली आ सकती है, मान लो कोई आपने आवाज़ सुनी, ये एक तब्दीली है। ठीक हो गया। मान लो कोई एक रोशनी आपकी आंखों में पड़ी, ये एक तब्दीली है। ठीक है। मान लो आपने किसी कोई गर्म चाय का कप था, उसको आपने टच किया। ठीक हो गया। तो ये एक चेंज है। ठीक है। ये कोई भी चेंज जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, ये जो मैंने आपके सारी एग्जांपल दी, लाइट की, आपकी कोई ब्राइट लाइट आपकी आंखों में पड़ी। ठीक है, जब याद है कभी ब्राइट लाइट, इतनी तेज़ रोशनी किसी ने आपकी आंखों में मारी हो तो फ़ौरन आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये एक चेंज था। ठीक है। इसी तरीके से आवाज़ आपको कभी सुनाई दे तो आप उसकी तरफ देखते हो, कोई बंदा बात कर रहा हो या कहीं से आवाज़ आ रही हो तो आप उस तरफ अपना सर मोड़ लेते हो, उस तरफ अपना हेड टर्न करते हो, है ना। तो ये भी एक तब्दीली है, कोई चेंज आया है ना इन्वायरमेंट में। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने किसी हॉट कप को, गर्म चाय के कप को हाथ लगा लिया, ठीक, तो ये भी एक चेंज था। तो कोई भी चेंज, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ हैं। ठीक है। या इंटरनल इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट अंदरूनी इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जो मेरी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है, उसके अंदर भी कोई तब्दीली आ सकती है। क्या तब्दीली आ सकती है, मेरा ब्लड शुगर लेवल मान लो कम हो गया, बीपी मेरा कम हो गया या बीपी हाई हो गया, तो ये तब्दीली है कोई आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट की, मेरे बॉडी के अंदर की तब्दीली है। ठीक हो गया। तो कोई भी चेंज, बेशक वो आपके बॉडी, आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया है या इंटरनल इन्वायरमेंट में आया है, ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करे, आपकी बॉडी रिएक्ट करे, आपकी बॉडी उसका जवाब दे, उस चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। जिस तरह लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो आप अपनी आंखें फ़ौरन बंद कर लेंगे, तो ये आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया ना। ठीक है। तो ये जो लाइट का पड़ना था एक स्टिमुलस था। इसी तरीके से आपको कोई आवाज़ आई तो आपने फ़ौरन अपना मुंह उधर की तरफ, हेड उधर की तरफ टर्न किया, अपना मुंह उधर की तरफ मोड़ा कि कौन बोल रहा है, ठीक, क्या बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये भी एक साउंड, एक स्टिमुलस हो गया। क्यों, क्योंकि इसके नतीजे में आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया आपकी बॉडी ने। ठीक है। इसी तरीके से गर्म चाय के कप को अगर आपने कभी हाथ लगाया हो गलती से तो एकदम आप पीछे करते हो। ठीक है। जब एकदम आप हाथ पीछे कर रहे हो तो आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया है ना कि आपने एकदम अपना हाथ पीछे हटा लिया है। तो ये भी एक स्टिमुलस था, गर्म चाय के कप को हाथ लगाना। क्यों, क्योंकि इसके नतीजे में आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है। तो इसको स्टिमुलस कहते हैं। तो वही वो कह रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी चेंज आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, जो वो चेंज इनिशिएट करे, उस चेंज की वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करे, आपकी बॉडी जवाब दे उस चेंज का, उस तब्दीली का, उसको स्टिमुलस कहते हैं। उस तब्दीली को, उस चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको टच किया, मान लो आप आराम से अपनी क्लास में बैठे हुए थे, आपके दोस्त ने पीछे से आपको टच किया, तो आप एकदम पीछे की तरफ उसकी तरफ देखोगे, है ना, तो उसका टच करना स्टिमुलस है। लाइट पड़ी आपकी आंखों में, मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी। ठीक है। तो एकदम आपने आँखें बंद की, ब्राइट लाइट आपकी आंखों में मान लो पड़ गई। ठीक है। तो एकदम आंखें बंद की, आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया ना उस चेंज का,
तो ये वो जो चेंज है, वो जो लाइट है, वो स्टिमुलस है। इसी तरीके से साउंड, आपने आवाज़ सुनी और आपने फ़ौरन उसकी तरफ देखा कौन बोल रहा है, ठीक है, और आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया ना कि आपने उस तरफ मोड़ा अपने बॉडी को, तो ये भी एक स्टिमुलस हो गया। हीट, आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, आपने ठंडी चीज़ को शदीद हाथ लगाया, मान लो इतनी शदीद बर्फ़ आपने हाथ में पकड़ी हुई, तो एकदम आप अपना हाथ पीछे की तरफ करोगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो उस तब्दीली को जिसके नतीजे में आपकी बॉडी रिएक्ट करे उसको स्टिमुलस कहते हैं। प्रेशर, किसी ने आपको आपके मान लो इसके हाथ के ऊपर प्रेशर डाला तो आपको दर्द होगी ना, तो आप उसको पीछे की तरफ, उसके हाथ को पीछे की तरफ हटाने की कोशिश करोगे, ठीक हो गया। तो ये भी आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, तो ये भी प्रेशर एक स्टिमुलस है। ये पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी बकरों की, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ईद का मौका है, तो इसलिए मुख्तलिफ़ जगह से बकरों की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन भी एक स्टिमुलस है। कैसे? क्योंकि इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, उसके नतीजे में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बुखार हो जाएगा आपको, ठीक हो गया। तो बॉडी ने रिएक्ट किया ना, बॉडी को बुखार हुआ, तो ये एक इन्फेक्शन भी एक स्टिमुलस हुआ जिसने आपकी बॉडी को आके स्टिमुलेट किया, आपकी बॉडी को उकसाया, ये समझ लें आप, ठीक है। ये सारी एग्जांपल स्टिमुलाई की हैं, तो ये एग्जाम बोर्ड में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइंड स्टिमुलस, तो एग्जांपल आपने ज़रूर लिखनी है, एग्जांपल के बगैर नंबर नहीं मिलते, ठीक हो गया। रिसेप्टर क्या है? अब रिसेप्टर क्या है जी स्टूडेंट्स, रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर बॉडी का वो पार्ट है जिसने सबसे पहले इस स्टिमुलस को रिसीव करना है। क्या मतलब? बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बॉडी का, जैसा कि आपने कोई आवाज़ सुनी, कोई आवाज़ आ रही थी, कोई स्पीकर में आवाज़ आ रही थी, कोई मैम बोल रही थी क्लास में, तो आप उसकी तरफ गौर करते हो, उनकी तरफ, ठीक है। जब आप गौर करोगे तो सबसे पहले इस चीज़ को रिसीव किया आपकी आवाज़ को कानों ने, आपके कानों में सबसे पहले आवाज़ पड़ी ना। कान ही आपके इस मकसद के लिए डिज़ाइन किए गए कि वो आवाज़ को सुने। तो किस चीज़ ने, वो जो स्टिमुलस था वो क्या थी? साउंड। स्टिमुलस क्या था? साउंड। तो इस स्टिमुलस को, इस साउंड को रिसीव करना किसका काम है? आपके कानों का। तो जो ईयर्स हैं वो आपके रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर नाम से पता लग रहा है, रिसेप्टर रिसीव करने वाले, वो बॉडी का ऑर्गन, वो बॉडी का कोई टिश्यू या सेल, बॉडी का कोई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, या टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, या ऑर्गन, ठीक है। सेल, कोई एक सेल, कोई टिश्यू या ऑर्गन जो इस मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वो स्टिमुलस को रिसीव करे, वो स्टिमुलस को, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर क्या है? जो जिसने उस स्टिमुलस को रिसीव करना है वो रिसेप्टर है। जिस तरह आवाज़ के लिए आपके कान है, आपको पता है। टेस्ट के लिए आपकी ज़ुबान है, ठीक है। इसी तरीके से लाइट के लिए आपकी आंखें हैं, तो आंखें आपके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। आवाज़ के लिए आपके कान ही आपकी आवाज़ को सुनने के लिए बनाए गए हैं, तो आपके कान रिसेप्टर हैं। इसी तरीके से कोई चीज़ टच होती है, तो यहाँ कोई चीज़ टच होगी, यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे सेल्स पड़े हुए हैं छोटे छोटे से, तो आपको नज़र तो नहीं आते, ज़ाहिर सी बात है, सेल्स तो बहुत छोटे होते, कैसे नज़र आते हैं? तो उनको टच रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि वो टच को रिसीव कर रहे हैं, उन्होंने टच के स्टिमुलस को रिसीव किया है। और ये ख़ास तौर पर जो उंगलियों की पोरें होती हैं, फिंगर टिप्स, यहाँ पे टच रिसेप्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से चीज़ें बहुत जल्दी से आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑर्गन, वो टिश्यू या वो सेल जो इस मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उसने स्टिमुलस को रिसीव करना है, उसको रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर रिसीव, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ज़रूर देनी है। ईयर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं, किसके लिए? किस स्टिमुलस के लिए? साउंड के स्टिमुलस के लिए। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं जो आइज़ है वो रिसेप्टर हैं, किसके लिए? फॉर द स्टिमुलस ऑफ लाइट के स्टिमुलस के लिए, क्योंकि लाइट का जो स्टिमुलस है वो कौन सबसे पहले रिसीव करती हैं? आपकी आंखें रिसीव करती हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से वो कह रहा है रिसेप्टर्स ने क्या करना है आपका, अब रिसेप्टर ने क्या किया? वो चीज़ ले ली, वो स्टिमुलस रिसीव कर लिया। ये देखें, ये इन्होंने डायग्राम बहुत अच्छी बनाई हुई है, हम इसको साथ साथ समझेंगे। ये रिसेप्टर है, ठीक है, कोई आपका ऑर्गन, टिश्यू, सेल जिसने उस स्टिमुलस को ले लिया, उस स्टिमुलस को, वो जो चेंज आया था उसको ले लिया। अब रिसेप्टर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि अब वो जो स्टिमुलस आया उसके साथ क्या करना है। लाइक मेरे कान है, मेरे कानों के अंदर आवाज़ पड़ी, बस मेरे कानों ने आवाज़ सुनी है, मेरे कानों को ये नहीं पता इस आवाज़ के साथ क्या करना है, ठीक है। तो ये जो डिसाइड करना है कि अब इस आवाज़ के साथ क्या सलूक करना है, आवाज़ का जवाब देना है, किसकी आवाज़ है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। जैसा कि अगर मामा आपको आवाज़ दे रही हैं तो आपने उस आवाज़ को सुनना ही सुनना है, जाना है उनके पास। लेकिन अगर कोई छोटा बहन भाई आपको आवाज़ दे रहा है तो बाज़ तब इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो वो छोटे बहन भाई की आवाज़ है, मामा की आवाज़ है, तो ये जो समझने सोचने की एबिलिटी है ये रिसेप्टर के पास नहीं होती। रिसेप्टर का काम है बस उस आवाज़ को लेना, कान का काम है उस आवाज़ को लेना। अब आवाज़ को लेके कान ने ये जो आवाज़ है ना, आवाज़ का सिग्नल ये ब्रेन को भेज देना है। अब ब्रेन मेरा डिसाइड करेगा कि इस आवाज़ के साथ क्या करना है। ब्रेन अपनी पुरानी फाइलें खोलेगा कि ये तो भाई मामा की आवाज़ है, इसकी जाओ जाके आवाज़ को सुनो, ये आवाज़ सुनना ज़रूरी है, ठीक हो गया। ये पापा की आवाज़ है, ये आवाज़ सुनना ज़रूरी है, ना सुनी तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, छोटे बहन भाई की आवाज़ है तो इसको बेशक इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि छोटे बहन भाई
मतलब इस तरह करके, समझ आ रही है आपको? अच्छा, यही वो कह रहा है, क्योंकि हमारे माशरे में इस तरह किया जाता है ना छोटे बहन भाइयों को, लेकिन उनके साथ प्यार करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ईयर जो होते हैं आर द रिसेप्टर्स फॉर स्टिमुलस ऑफ साउंड, इन्होंने साउंड के स्टिमुलस को रिसीव करना होता है। अब रिसेप्टर ने क्या किया, वो जो मैसेज था, वो जो स्टिमुलस, मैसेज ऑफ स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलस आया था, वो जो चेंज आया था, वो जो पैगाम आया था रिसेप्टर्स के पास आवाज़ वाला, वो उन्होंने किसको भेजना है, कोऑर्डिनेटर को भेज देना है। कोऑर्डिनेटर मेरे ब्रेन, कोऑर्डिनेटर से मुराद अभी आप ब्रेन समझ लें, ठीक है। कोऑर्डिनेटर में ब्रेन आ जाता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। अब ब्रेन तो आपको पता ही होगा ब्रेन क्या होता है, ये ब्रेन है, ये खूबसूरत सा आपका सारा ब्रेन बना हुआ है, ठीक हो गया। ब्रेन के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, ब्रेन को डिटेल में पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो इसने रिसेप्टर ने क्या किया, वो पैगाम पकड़ के कोऑर्डिनेटर को दे दिया। अब कोऑर्डिनेटर मेरा डिसाइड करेगा कि उस आवाज़ के साथ क्या सलूक करना है, क्योंकि मेरे रिसेप्टर ने सिर्फ उस आवाज़ को पकड़ा था, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी डिसाइड करने की कि उस आवाज़ के साथ क्या सलूक करना है। डिसाइड करने की एबिलिटी मेरे कोऑर्डिनेटर की है। कोऑर्डिनेटर में क्या क्या आ जाता है, आपका ब्रेन आ जाता है, खूबसूरत सा आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक हो गया। तो ये डिसाइड करेंगे, तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है, रिसेप्टर ने ये पैगाम जो है स्टिमुलस वाला वो कोऑर्डिनेटर को दे देना है। अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उस आवाज़ के साथ क्या करना है, ठीक। देखो कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से आई थी उसको रिसीव किया, ठीक है। रिसेप्टर ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, लाइक आप एग्जांपल समझ लें इस आवाज़ की, आप हर जगह आवाज़ की एग्जांपल समझ के आपको ज़्यादा बेहतर याद हो जाएगा। जिस तरह साउंड स्टिमुलस था, ठीक है, रिसेप्टर कौन थे, ईयर्स थे, कान थे आपके, उन्होंने आवाज़ ले ली, अब आवाज़ ब्रेन को चली गई, ठीक। अब ब्रेन जो है, कोऑर्डिनेटर जो है, उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, कहाँ से, रिसेप्टर से, ठीक हो गया। और फिर इस कोऑर्डिनेटर ने, इस ब्रेन ने क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन आगे भेज देनी है अफेक्टर को, ठीक। कैसे भेजनी है डिटेल में भी हमने सारा पढ़ना है। इनके ज़रिए से यही नर्व सेल और न्यूरॉन जो अल्लाह ताला ने रखे हुए पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, ये ठीक हो गया। इनका जाल देखना कितनी खूबसूरती से पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, दिमाग, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं ये। इनको नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। ये हमने वैसे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, दोबारा आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक हो गया। बहुत मज़े का ये सेल है, ठीक हो गया। अब ये जो सेल है ना, इसने पैगाम लेके जाना है। अब ये ब्रेन ने पैगाम किसको देना है, इस सेल के ज़रिए से, नर्व सेल के ज़रिए से पैगाम देना है अफेक्टर को। अफेक्टर क्या है, ठीक है, अफेक्टर क्या करेगा, उस ब्रेन ने समझ लिया, क्या समझ लिया कि ये जो आवाज़ है मामा की आवाज़ है, जल्दी से जाओ मामा की बात सुनो, ठीक हो गया। तो अब मैं जाऊंगी, अब मैंने उठना है, जाना है, तो मेरे उठने के लिए मेरे मसल्स काम करेंगे, टांगों के, ठीक हो गया। तो ये जो टांगों के, पूरी बॉडी के मसल्स काम करेंगे, तो वो जो मसल्स को पैगाम गया कि उठो जाओ उस तरफ, ठीक है, तो वो फैक्टर है, मसल्स मेरे अफेक्टर हैं, ठीक है। तो मेरे फैक्टर को, मेरे मसल्स को पैगाम दिया ब्रेन ने कि जाओ अब जाके मामा की बात सुनो। तो मैंने जाके फिर मामा की बात सुनी, या घर में किसी बड़े की बात सुनी, तो ये मैंने रिस्पॉन्स दिया, ठीक हो गया। तो अफेक्टर जो हैं, समझ आ रही है आपको। तो कोऑर्डिनेटर क्या है, उसने इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से ली, रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन ले ली, और वो इन्फॉर्मेशन फिर आगे एनालाइज़ किया, उसको थोड़ा जांच पड़ताल की उसकी, कैसी इन्फॉर्मेशन है, इसका जवाब देना ज़रूरी है, हाँ भी जाओ, फ़ौरन जाओ, ठीक है। और वो इम्पल्सेस, और वो इम्पल्स का मतलब अभी आप पैगाम समझ लें, ठीक हो गया। आगे हमने इम्पल्स डिटेल में पढ़नी, क्या होता है, पैगाम ही होता है, एक सिग्नल होता है, ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेटर ने सिग्नल जो था ये फैक्टर को भेजा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, सेंड इम्पल्सिव, ये जो सिग्नल था ये फैक्टर को भेजा। फैक्टर यहाँ पे उसने लफ्ज़ नहीं लिखा, इसने लिख दिया है कुछ ख़ास ऑर्गन्स को भेजा फॉर द प्रॉपर एक्शन, ताकि वो उस पर एक्शन करें। मेरे मसल्स को भेजा ताकि मसल्स एक्शन करें, उठें और जाएं उस तरफ, ठीक हो गया। जिस तरह के वो कहते हैं, दो तरह की मैंने अभी आपको बताया कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक हो गया। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, एक एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है। एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को ही केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स रिलीज़ होंगे, अभी हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में और कोऑर्डिनेटर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में और कोऑर्डिनेटर है, ये भी आपने याद कर लेना है। आगे हमने वैसे इसको डिटेल में पढ़ना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैंने अभी आपको बताया ब्रेन आपका कोऑर्डिनेटर और स्पाइनल कॉर्ड आपकी कोऑर्डिनेटर है, ठीक हो गया। वैसे तो ज़्यादातर ब्रेन होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। स्पाइनल कॉर्ड कब होती है, मिसाल के तौर पर मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, अब मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो मैंने हाथ फ़ौरन मैं पीछे हटा लेती हूँ, सोचे समझे बगैर, मेरा दिमाग तो अंदर इन्वॉल्व हुआ ही नहीं ना, फ़ौरन मैंने हाथ पीछे हटा लिया। इस केस में जो आपकी कोऑर्डिनेटर है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। क्यों, क्योंकि इस केस में अगर हम ब्रेन का इंतज़ार कर लेते हैं ना कि ब्रेन तक पैगाम जाए, फिर ब्रेन मुझे बताए हाँ अपना हाथ पीछे हटा लो, ठीक है, ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे तुम्हारा हाथ जल सकता है, तो मेरी बड़ी देर हो जाती, मेरा तो हाथ जल जाता। तो स्पाइनल कॉर्ड अल्लाह ताला ने इस केस में कोऑर्डिनेटर रख दिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से
ये काम करेगी इस केस में, ताकि मेरा हाथ ना जल जाए। फ़ौरन सोचे समझे बगैर कुछ सेकंड से भी पहले हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये अच्छा, दूसरी कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जिसमें आपके एंडोक्राइन ग्लैंड कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते हैं आगे हमने जाके डिटेल में वैसे पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम वाले टॉपिक में मैं आपको दिखा भी दूँगी, एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक इसमें डिटेल में हमने सारा पढ़ना है, ठीक हो गया। ये कैसे, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, एक्सरसाइज करने के दौरान, या एक्सरसाइज की एग्जांपल चलिए हम नहीं लेते, हम ये ले लेते हैं कि आपके पीछे डॉग लगा हुआ था और आप भाग रहे थे। अब आप भाग रहे हैं, इस दौरान ब्रेन ने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, ब्रेन तो इस दौरान काम कर ही रहा है। इस दौरान आपकी जो किडनी होती है ना, खूबसूरत सी आपने किडनी पढ़ी हुई है, पिछले चैप्टर में हम किडनी पढ़ के आए। किडनी के ऊपर छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जो जिनको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। रीनल किडनी के लिए लफ्ज़ है ना, एड्रीनल ग्लैंड, एड मतलब एडिशन है रीनल किडनी के ऊपर, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं, ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, खूबसूरत सा केमिकल रिलीज़ करेंगे। उस केमिकल का नाम होता है एड्रीनालीन। वो केमिकल इन्होंने रिलीज़ करके ब्लड में डाल देना है। वो केमिकल अब जाएगा, जाके वो जाएगा हार्ट के पास। हार्ट को कहेगा हार्ट जल्दी हार्ट बीट करो। हार्ट अपना, पहले तुम 1 मिनट में 70 बार धड़क रहे थे, अब तुम 1 मिनट में 110 बार 120 बार ज़्यादा देर धड़को। क्यों? क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो ये केमिकल भी जाके हार्ट को बता रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो ग्लैंड्स वाली सारी कहानी आ जाती है ना, ये वाली जो होती है ये एंडोक्राइन सिस्टम में आती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में इस तरीके से ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये एड्रीनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये आगे हमने एंडोक्राइन वाले सिस्टम में डिटेल में पढ़ना है। ये भी कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अफेक्टर क्या है? अफेक्टर अभी मैंने आपको बताया, ये वो बॉडी के पार्ट हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेटर से पैगाम लिया, ठीक है। ये देखो, कोऑर्डिनेटर ने पैगाम फैक्टर को भेजा था कि फैक्टर मतलब मेरे मसल्स को, कि मसल्स जल्दी करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, जाओ उस तरफ, आवाज़ की तरफ जाओ, तुम्हें कोई बुला रहा है, ठीक हो गया। तो ये फैक्टर क्या होते हैं? वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेटर से मैसेज लिया। कोऑर्डिनेटर ने, जो ब्रेन ने इसको पैगाम दिया था, उस ब्रेन ने इन नर्व सेल न्यूरॉन के ज़रिए से जो पैगाम भेजा था इन फैक्टर्स के पास, इन फैक्टर ने उस पैगाम को लिया एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, और इन्होंने वो काम सर अंजाम दिया। फैक्टर्स ने, फैक्टर मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और उस तरफ गए और मैं जाके आवाज़ को सुना। तो जो काम सर अंजाम दिया है आवाज़ को सुनने का, मदर ने बुलाया था मामा ने, और उनकी आवाज़ को हमने सुना, उनके पास गए, तो ये जो काम सर अंजाम दिया ये फैक्टर ने दिया है, ठीक हो गया। इसी तरीके से मान लो आपने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हॉट, ये जो हीट है ये एक स्टिमुलस है, ठीक हो गया। फिर गर्म चीज़ को मैंने हाथ लगाया तो यहाँ पे छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिनको हीट रिसेप्टर्स कहते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे टच रिसेप्टर रखे हैं, हीट रिसेप्टर रखे हुए हैं। जब भी गर्म चीज़ को टच करते हैं वो फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। कौन? वो जो हीट रिसेप्टर है, ठीक हो गया। उसने पैगाम भेजना है, फ़ौरन एक्टिवेट होके ना, अब उस रिसेप्टर ने पैगाम भेजना है। किसके ज़रिए से पैगाम भेजना है? इस नर्व सेल और न्यूरॉन के ज़रिए से। पूरी बॉडी के अंदर तो फैले हुए हैं, इनके ज़रिए से पैगाम जाएगा मेरे ब्रेन को। अब मेरे ब्रेन को पैगाम जाएगा, मेरा ब्रेन कहेगा बल्कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड को पैगाम जाएगा इस केस में, ठीक हो गया। स्पाइनल कॉर्ड कहेगी बहुत गर्म चीज़ है, जल्दी हाथ पीछे हटा लो। तो मैं जल्दी से, अब स्पाइनल कॉर्ड ने जल्दी से वो पैगाम भेजना है। स्पाइनल कॉर्ड एक कोऑर्डिनेटर है, उसने जल्दी से पैगाम भेजा फैक्टर मेरे मसल्स को पैगाम भेजा। अब मेरे यहाँ पे जो मसल्स लगे हुए हैं उनको पैगाम आया। किसके ज़रिए से पैगाम आया? इसी के ज़रिए से, नर्व सेल और न्यूरॉन के ज़रिए से पैगाम आया, ठीक है। जो पैगाम लेके जा रहे हैं वो और न्यूरॉन्स हैं, जो पैगाम लेके आ रहे हैं वो और न्यूरॉन्स हैं, लेकिन हैं वो न्यूरॉन ही, ठीक है। उनकी थोड़ी टाइप्स डिफरेंट हो जाती हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हैं वो ये वाले खूबसूरत न्यूरॉन ही, ठीक हो गया, सारा न्यूरॉन। अच्छा, अब क्या होगा, मेरे मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फ़ौरन, और मैं फ़ौरन अपना हाथ पीछे की तरफ, फिर मसल ये देखा ऐसे था ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके अपने फ़ौरन हाथ पीछे की तरफ हटा लिया। ये सारा मेरा मसल ही लगा हुआ है, पूरे स्किन के नीचे सारे मसल्स ही हैं। स्किन के नीचे थोड़ा फैट होता है और फैट के नीचे सारे मसल्स लगे हुए हैं, और फिर नीचे बोन्स होती हैं, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो बोन्स के ऊपर ही लगे होते हैं ना, सही हो गया। अच्छा, अब फैक्टर जो था, वो जो मसल्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट किए, उन्होंने हाथ पीछे हटा लिया। अभी जो मैंने हाथ पीछे हटाया है ये मेरा रिस्पॉन्स है। काम किन्होंने किया? मसल्स ने किया। तो वो जो मसल्स हैं वो मेरे फैक्टर हैं, उन्होंने इफेक्ट प्रोड्यूस किया है ना। तो ये वो पार्ट ऑफ बॉडी हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेटर से पैगाम लिया, कोऑर्डिनेटर से पैगाम ले लिया, और लेके क्या किया, स्पेसिफिक एक्शन, जो काम साइन अंजाम देना था वो उन्होंने साइन अंजाम दिया कि हाथ पीछे हटा लो, गर्म चीज़ है। अब वो कहते हैं दो तरह की हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ी, नर्वस और केमिकल। नर्वस कोऑर्डिनेशन में और फैक्टर्स हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में और फैक्टर्स हैं,
ठीक। नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन फैक्टर्स होते हैं ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। मसल्स और ग्लैंड्स, ये दो फैक्टर्स होते हैं। मसल्स मैंने जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दी, मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, या मान लो मेरे हाथ पे कॉकरोच बैठ गया, कोई मच्छर बैठ गया मेरे हाथ पे। अब जैसे वो मेरे हाथ पे बैठेगा, ठीक है, मच्छर बैठ गया, कॉकरोच बैठ गया, तो जैसे वो बैठा, यहाँ पे बैठा, उसका बैठना स्टिमुलस है। उसने बैठा, उसने टच किया, जब टच किया तो यहाँ पे ये स्टिमुलस था। ठीक, मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ मुख्तलिफ तरीके से ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनका समझना ज़रूरी है। ठीक है, रिसेप्टर, फिर यहाँ पे टच रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, वो सेल्स पड़े हुए हैं। उन सेल्स ने, टच रिसेप्टर्स ने वो पैगाम लिया, लेके किसको भेज दिया? कोऑर्डिनेटर को भेज दिया। रिसेप्टर ने पैगाम देना है कोऑर्डिनेटर को, किसके ज़रिए से देना है? नर्व सेल और न्यूरॉन के ज़रिए से देना है। ये जो नर्व सेल और न्यूरॉन हैं, ये वाले, ये पैगाम लेकर जाएंगे। ठीक, पैगाम लेके ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन ने डिसाइड किया कि तो कॉकरोच है, ये तो मच्छर है, गंदी चीज़ है, इसको यहाँ से हटा दो, ये नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक, तो फ़ौरन मैंने क्या किया, या तो उस मच्छर या कॉकरोच को मारने के लिए मैंने उसको फ़ौरन अपने मस्तिष्क को कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे करके, ताकि मैं उसको पीछे कर दूँ। ठीक हो गया। वो पैगाम ब्रेन ने डिसाइड किया, और पैगाम जो था वो उन नर्व सेल और न्यूरॉन, इन्हीं सेल्स के ज़रिए से वो पैगाम भेजा मेरे फैक्टर्स को, मेरे मसल्स को भेजा। तो अगर मच्छर बैठा हुआ है तो मैं क्या करूँगी, अपने दूसरे हाथ से ऐसे करके इसको ऐसे करके स्लैप कर दूँगी, मच्छर को मार दूँगी। ठीक हो गया। तो ये जो मेरे हाथ के जो मसल्स हैं वो एक्शन में आए हैं, वो फैक्टर हैं, वो फैक्टर हैं। ठीक हो गया। तो वही वो कह रहा है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके मसल्स, इस केस में आपका फैक्टर मसल था, जो मैंने अभी आपको मच्छर वाली एग्जांपल दी। ग्लैंड वाली एग्जांपल क्या है? मान लो आप घर में आए, दोपहर का वक्त था, ठीक है, और आपको घर में नहीं पता था कि बिरयानी बननी है। अब आपको इतनी खूबसूरत मज़े की खुशबू आ रही है बिरयानी की। ठीक हो गया। तो जब भी खुशबू आती है तो आप कहते हैं मेरे मुँह में पानी आ गया। ठीक, तो क्यों? क्योंकि वो जो स्टिमुलस आपको मिला है ना, वो आपको मिला है खुशबू का। ठीक है, बहुत अच्छी आपको स्मेल आ रही है बिरयानी की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब वो जो खुशबू आई, उसकी वजह से वो जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स थे मुंह के अंदर, वो एक्टिवेट हुए हैं उस स्टिमुलस की वजह से, और उन्होंने एक्टिवेट होकर सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब इतना सलाइवा आपके मुंह में आ गया, सलाइवा प्रोड्यूस हुई जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कहते हैं मेरे मुंह में तो पानी आ गया बिरयानी को देख के, बिरयानी की खुशबू सूंघ के मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ठीक है, तो वो जो ग्लैंड्स हैं, वो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं इस एग्जांपल में। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स और ग्लैंड्स फैक्टर्स होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया ना, दो तरह की कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को ही हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। चलो हम इधर केमिकल लफ्ज़ लिख लेते हैं, बार बार वो यही इस्तेमाल कर रहा है। ठीक हो गया। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके जो फैक्टर्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके फैक्टर्स क्या होते हैं? बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। अफेक्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अफेक्टर्स, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि जो एड्रीनल ग्लैंड था ये कोऑर्डिनेटर था, सही है ना। मैंने अभी आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड, देखें एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर होते हैं। ठीक, तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड था किडनी के ऊपर लगा हुआ, ये कोऑर्डिनेटर था। इसने बड़े खूबसूरत से केमिकल बनाए, उन केमिकल को कहते हैं हार्मोन्स। उन केमिकल का नाम होता है हार्मोन्स। वो केमिकल बना के इसने यहाँ पे ब्लड था, उस ब्लड में डाल दिए। अब वो हार्मोन, मान लो ये ब्लैक वाले केमिकल हमारे ब्लड में आ गए हैं। अब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा, तो ये भी पूरी बॉडी के अंदर घूमेंगे। तो इन्होंने जाना है और जाके कहाँ पे एक्ट किया? इन्होंने मान लो जाके हार्ट के ऊपर एक्ट किया। ठीक हो गया। हार्ट अब इनका फैक्टर हो गया। ठीक हो गया। तो फैक्टर क्या है? कहाँ पे? जहाँ पे जाके लगे और इन्होंने अपने एक्शन परफॉर्म, और उस चीज़ ने, उस पार्ट ने एक्शन परफॉर्म किया, वो फैक्टर है। अब हार्ट तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पैगाम दिया है कि एड्रीनल ग्लैंड का पैगाम है तेज़ी से जल्दी धड़को, दिल ज़्यादा ब्लड पंप करो। क्यों? क्योंकि इस, समझ आ रही है? ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी जब आपके पीछे डॉग लग गया था। क्यों? क्योंकि जल्दी दिल को धड़काओ, हाँ, ब्लड, हार्ट जल्दी पंप करे ब्लड, ताकि मसल सेल्स को ज़्यादा ब्लड जाए, वो ज़्यादा एटीपी बनाएं और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकें और फिर डॉग से बच सकें। ठीक हो गया ना। तो वो कहते हैं बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ फैक्टर्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। ये हमने एंडोक्राइन जब पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या है? वो जो फैक्टर ने प्रोड्यूस किया था वो रिस्पॉन्स ही तो था। ठीक है, जिस तरह के मैंने क्या किया, अब मेरे यहाँ पे मच्छर बैठ गया था, कॉकरोच बैठ गया था, मैंने उसको यहाँ से हटा दिया, या मच्छर था तो मैंने उसको ऐसे करके मार दिया। तो ये जो मारना या हटाना, ये मेरा रिस्पॉन्स है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रिस्पॉन्स क्या है? वो एक्शन है, वो काम है जो आपके फैक्टर ने सर अंजाम दिया है। वो काम जो आपका फैक्टर सर अंजाम दे रहा है, उसी को तो रिस्पॉन्स कहते हैं। मेरे मसल सेल्स एक्टिव हुए थे तो मैंने यहाँ पे मच्छर को मारा, ऐसे करके मारा था। ठीक, तो ये जो मारने का काम है ना, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स है। और जो मसल सेल्स हैं मेरे, वो फैक्टर्स हैं, वो वही एक्टिव हुए हैं, तभी तो मैं मार पाई हूँ अपने एक हाथ के मसल सेल्स को दूसरे हाथ
कि एक हाथ को दूसरे हाथ के करीब लाई हूँ। कैसे करीब लाई हूँ? मेरे हाथ के मसल्स काम कर रहे हैं तो मैं ये काम किया है, ठीक हो गया। तो वो एक्शन जो फैक्टर्स, वो काम जो आपके फैक्टर ने सर अंजाम दिया, उस काम को रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक हो गया। ऑन कब फैक्टर ने वो काम सर अंजाम दिया? फैक्टर ने वो काम सर अंजाम दिया था जब उनके पास पैगाम कोऑर्डिनेटर से आया था। इनको पैगाम ब्रेन ने दिया था कि ये कॉकरोच, ये मच्छर, ये गंदी चीज़ है, इसको मार दो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक हो गया। तो तब मेरे फैक्टर्स ने, मेरे मसल सेल्स एक्टिवेट हुए थे और एक्टिवेट होकर उन्होंने क्या किया, उस फ़ौरन मच्छर को वहाँ पे मार दिया, स्लैप कर दिया, ठीक हो गया। तो ये जो मारना है ये एक रिस्पॉन्स है मेरा, मैंने एक्शन परफॉर्म किया है मेरे फैक्टर्स ने। तो फैक्टर्स ने वो एक्शन कब परफॉर्म किया? जब उन्होंने मैसेज रिसीव किया कोऑर्डिनेटर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, जब उनके पास पैगाम आया। अब वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने अपना हाथ एक गर्म चीज़ से दूर हटा लिया, तो हाथ का पीछे हटाना एक रिस्पॉन्स है। कैसे आपने हटाया? मैंने भी आपको बताया, आपने गर्म चीज़ को टच किया, तो ये हॉट जो था ये स्टिमुलस था, हीट, ठीक। तो रिसेप्टर क्या था? यहाँ पे हीट के रिसेप्टर्स थे, सेल्स हैं हीट के, हीट रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो हीट के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। उन्होंने पैगाम भेजा, यहाँ पे नर्व सेल और न्यूरॉन के जाल बिछे हुए हैं, इतने लंबे लंबे नर्व सेल और न्यूरॉन है, जो यहाँ से खुद ही सोचो, यहाँ से उसने ब्रेन की तरफ जाना है तो वो कितना लंबा होगा, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आपस में मिलके होते हैं ना नर्व सेल और न्यूरॉन। ऐसे होता है कि एक ऐसे करके, अभी हमने ये बात आगे डिटेल में करनी है, ये एक नर्व सेल होगा, ठीक है, एक न्यूरॉन है। इसी तरीके से आगे फिर ऐसे करके दूसरा न्यूरॉन होगा, इसने इसको पैगाम दे देना है, तो आगे तीसरा न्यूरॉन होगा, इसने उसको पैगाम दे देना है। तो इस तरीके से पैगाम जल्दी से ब्रेन की तरफ चला जाएगा और ब्रेन कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करेगा। बल्कि मैंने आपको बताया गर्म चीज़ है, चूँकि गर्म चीज़ के केस में ब्रेन नहीं कोऑर्डिनेटर, स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन तक पैगाम जाएगा तो देर हो जाएगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड पैगाम फ़ौरन आपके फैक्टर्स को भेजा, फैक्टर्स मसल्स को, कि जल्दी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करो और अपने जल्दी से इसको पीछे हटाओ यहाँ से। तो मेरे यहाँ के जो मसल्स लगे थे वो कॉन्ट्रैक्ट किए और मैंने फ़ौरन अपने हाथ को पीछे हटा लिया। ये जो मैंने हाथ का पीछे हटाना है वो मेरा रिस्पॉन्स है, ठीक हो गया। तो वो मेरा रिस्पॉन्स है। तो वही बात उसने कहा है कि आपने अपने हाथ को फ़ौरन पीछे की तरफ हटा लिया जब आपने किसी बहुत गर्म चीज़ को टच किया, ये आपका रिस्पॉन्स था। तो इस तरीके से आपका जो ये सारा एक्शन है कोऑर्डिनेटेड एक्शन ही है ना। मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, फ़ौरन पीछे हटा लिया, ये तो सारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऐसे हो रहा होता है। आपको दिखने में लगता है बस आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, पीछे हो गया। तो साइंस पीछे क्या है, वो सारी ये साइंस है, इस तरीके से काम हो रहा होता है। ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक हो गया। इसको फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको, जी स्टूडेंट्स, अब कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, वही बात मैंने आपको बताई, आपने डेफिनेशन बुक वाली याद करनी है, या जो मैंने लिखी है वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यकजानियत, मिल के काम करना, मिल के काम करना, ठीक है। इंटीग्रेशन होना, मिल के काम करना अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मिल के काम करना, और मिल के काम करके क्या करना, एंड द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और वो जो स्टिमुलस आया था, वो जो स्टिमुलस सबसे पहले आया था उसके नतीजे में रिस्पॉन्स देना। स्टिमुलस आया था, गर्म चीज़ है, रिस्पॉन्स मैंने फ़ौरन हाथ पीछे कर लिया, तो ये जो स्टिमुलस के नतीजे में आपने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। और क्या करना, रिस्पॉन्स देना स्टिमुलस के नतीजे में, इन ऑर्डर टू कीप हार्मनी, क्यों, ताकि आपके इन्वायरमेंट के साथ मुताबिकत रहे, आप अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक काम करें। अब अगर कोई गर्म चीज़ को मैंने हाथ लगाया, मेरा हाथ वहीं पड़ा रहे, तो मैं तो हाथ जल जाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर मेरे पीछे डॉग भागता है, मैं बस वहीं खड़ी रहूँ, मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिलके काम ना करें, मेरा हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप ना करे, मेरे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ ना करे, तो कैसे मैं भाग पाऊँगी? मैं भाग ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे मसल सेल्स ही काम नहीं करेंगे, उनको एटीपी नहीं मिलेगी, तो मैं भाग नहीं पाऊँगी। तो फिर खुद ही सोचें, क्या मैं इन्वायरमेंट के अंदर सही तरीके से रह सकूँगी? नहीं ना। तो वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इस तरीके कोऑर्डिनेशन क्या है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का काम करना मिलके, क्यों काम करना, ताकि जो स्टिमुलस आया है उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया जाए, ठीक है। और इसलिए ताकि आपके इन्वायरमेंट के साथ मुताबिकत बरकरार रहे, आप अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक चलें, उसके साथ मिलके काम करें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर, सब के अंदर कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। एनिमल्स के अंदर वो कहता है 2 सिस्टम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के, 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एनिमल से मुराद है ह्यूमन बींग्स, इन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, मैंने भी आपको बताया 2 कोऑर्डिनेशन है, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, अब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो फिर आगे हमने डिटेल में जाके पढ़ना है। लेकिन पहले हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में ये स्टार्ट करते हैं। ये न्यूरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़े के टॉपिक्स हैं। आपने सारे लेक्चर लेने हैं, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये चैप्टर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।